जब तक इस एजेंडे को नहीं ठीक से समझा जाएगा तब तक ये सियासी कबीला ध्रुवीकरण की चाशनी में सत्ता का गोता लगाता रहेगा और तुम्हें अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए तुम मुद्दे पर टिके रहो, मांगो अपना अधिकार, इसके सिवा सब बेईमानी है। अभिवादन दोस्तों, राणा सांगा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुरुआत समाजवादी सांसद रामजीलाल सुमन के बयान से हुई थी। दरअसल 21 मार्च को संसद में उन्होंने अपने भाषण में राणा सांगा को गद्दार कहा था। असल में भाजपा के नेताओं ने मुसलमानों में बाबर का डीएनए होने की बात कही थी। उसके जवाब में रामजीलाल सुमन ने यह बात कही थी इस संदर्भ में कि राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का बुलावा भेजा था। बाबरनामा में यह बात मेंशन भी है कि उन्होंने अपना एक दूत बाबर के पास इस प्रस्ताव के साथ भेजा था कि अगर बाबर दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो खुद राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेंगे। इसी बात पर रामजीलाल सुमन ने कहा था कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो बाबर को बुलाने वाले राणा सांगा का डीएनए तुम लोगों में है। उसके बाद ये मामला तुल पकड़ा, काफी बवाल हुआ इस पर, लेकिन ये ऐतिहासिक घटना है, उसके अपने राजनीतिक कारण हैं। देखिए, अगर इतिहास की व्याख्या इतिहास के नजरिए से करेंगे तो उसके मायने कुछ अलग होंगे, लेकिन अगर इतिहास की व्याख्या अपने राजनीतिक फायदा के लिए करेंगे तो उसके मायने कुछ अलग होंगे। राणा सांगा ने अगर बाबर को बुलाया तो उसमें उनकी अपनी राजनीति थी, अपना समीकरण था। दिल्ली में लोदी वंश का शासन था, इब्राहिम लोदी सुल्तान था, ताकतवर था। राणा सांगा का इब्राहिम लोदी से कई बार संघर्ष भी हो चुका था। दोनों अपने राज्य का विस्तार चाह रहे थे। राणा सांगा के मन में भी दिल्ली पर कब्जा करने की अभिलाषा थी, अकेले संभव नहीं था, तो उन्होंने कूटनीति अपनाई। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लोदीज अफगान ओरिजिन के थे, बाबर तैमूर लंग का वंशज था। दोनों में आपस में राइवलरी चलती थी। इसका फायदा राणा सांगा उठाना चाहते थे। इसी एजम्पशन के साथ उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि बाबर आएगा, दिल्ली पर आक्रमण करेगा और जैसे चंगेज खान तैमूर लंग यहाँ से लूटपाट का माल लेकर चले गए उसी प्रकार बाबर भी चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस घटना के बिहाफ पर आज अगर कोई ये बोले कि राणा सांगा गद्दार थे या बाबर क्रूर शासक था, मुसलमानों में उसका डीएनए है, तो ये दोनों गलत है। और फिर उस समय राष्ट्रवाद की परिकल्पना नहीं थी। राष्ट्रवाद की परिकल्पना 18वीं 19वीं सदी की घटना है। उससे पहले कोई कहीं भी लड़ने चला जाता था, अगर जीत जाता था तो राज्य उसका हो जाता था। इसी वजह से तो भारत में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग आक्रमण हुए। कुछ लोग यहाँ से चले गए, कुछ लोग यहीं पर रह गए। अब आज के दौर के राष्ट्रवाद की परिभाषा को उस दौर में फिट करेंगे तो समस्या होगी। जिस तर्ज पर बाबर को आक्रमणकारी बताने की बात करी जा रही है, उसी तर्ज पर राणा सांगा को देशभक्त बताने की बात की जा रही है। अगर राणा सांगा देशभक्त थे और इस शर्त पर बाबर को बुलावा भेजे थे कि वो लूटपाट का माल लेकर चला जाएगा, तो कौन सा देशभक्त ऐसा चाहता है कि उसके देश में लूटपाट हो, बलात्कार हो? किस देशभक्त की ऐसी परिभाषा होगी? तो ये सब बेकार की व्याख्याएं हैं और बेकार का इल्जाम। उस दौर में जिसको जो सूट करता था उस हिसाब से कूटनीति अपनाता था। उस दौर के घटनाओं को आज की परिभाषा में फिट नहीं किया जा सकता। इतिहास पढ़ा जाना चाहिए इतिहास समझने के लिए। तमाम कालखंड से गुजरते हुए आज की संस्कृति, आज की सभ्यता कैसे विकसित हुई, यह समझने के लिए। विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग शासकों ने क्या निर्णय लिया, कितना रिस्क लिया, उसका कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, यह समझने के लिए, न कि नफरत फैलाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस दौर में सिर्फ अपने राजनीतिक फायदा के लिए इतिहास की व्याख्या की जा रही है। देश का फायदा, देश का नुकसान भाड़ में जाए। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मुद्दे की राजनीति करना बड़ा कठिन है। सियासी लोग नहीं चाहते कि वे रोटी कपड़ा मकान पर बात करें, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पर बात करें, क्योंकि उससे राजनीति अस्थायी नहीं रहती है। और फिर जो इस दौर में मनुवाद को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, वह एजेंडा भी पूरा नहीं हो पाएगा। मनुवाद का वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा है। कभी औरंगजेब तो कभी बाबर तो कभी राणा सांगा को घसीटा जा रहा है। जिस दौर में सत्ता तलवार के दम पर हासिल की जाती थी, राष्ट्रवाद की कोई परिकल्पना नहीं थी, उस दौर के सबसे क्रूर शासकों को पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है कि ये देखो, ये इनके वंशज हैं। बाबर शूट किया तो बाबर को घसीटेंगे, औरंगजेब शूट किया तो औरंगजेब को घसीटेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सब क्रूर शासक थे। लेकिन अगर आज इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश किया जाएगा
तो सवाल और पैदा होंगे। सवाल उठेंगे कि अगर औरंगजेब क्रूर था तो वे कौन लोग थे जिन्होंने एक वर्ग को पवित्र बताया और एक वर्ग को अछूत बताया? कौन थे वे लोग जिन्होंने शूद्रों के गले में हांडी बांधी, कमर में झाड़ू बांधा, शूद्र महिलाओं के स्तन ढकने पर भी टैक्स लगाया, पढ़ाई करने पर कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया, जूता पहनने से रोका, खटिया पर बैठने से रोका? कौन थे वे लोग? क्या ये क्रूएल्टी नहीं है? फिर उनका वंशज कौन है? जवाब इसका भी देना पड़ेगा। इसलिए ये जरूरी है कि इतिहास को इतिहास के नजरिए से पढ़ा जाए। और मैं अपने देश के नौजवानों से यही अपील भी करना चाहता हूं कि इतिहास को इतिहास के नजरिए से पढ़ो। आज के दौर में हम उन ऐतिहासिक घटनाओं से क्या सकारात्मक सबक ले सकते हैं, इस नजरिए से पढ़ो। इस बात को समझो कि सियासी कबीला ध्रुवीकरण पैदा करना चाह रहा है ताकि उसे मुद्दे की बात न करनी पड़े, रोटी कपड़ा मकान की बात न करनी पड़े, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात न करनी पड़े, महंगाई की बात न करनी पड़े, पिछड़े दलित वंचित शोषित और गरीबों की बात न करनी पड़े। क्योंकि अगर मुद्दे की बात होगी तो सबको अपना अधिकार चाहिए, फिर मनुवाद का वर्चस्व कैसे स्थापित होगा? इस एजेंडे को समझो, क्योंकि जब तक इस एजेंडे को नहीं ठीक से समझा जाएगा तब तक ये सियासी कबीला ध्रुवीकरण की चाशनी में सत्ता का गोता लगाता रहेगा और तुम्हें अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए तुम मुद्दे पर टिके रहो, मांगो अपना अधिकार। इसके सिवा सब बेईमानी है। धन्यवाद।